नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्रा चली, अब 8 अगस्त से होगा दूसरा चरण। हल्द्वानी से होगा आगाज, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। रुड़की और पिरान कलियर में एसआईआर नोटिस से ग्रामीणों में बड़ी चिंता। प्रशासन बोला घबराए नहीं, सिर्फ सत्यापन प्रक्रिया, अफवाहों से बचने की अपील। एक्शन मोड में दिखे चंपावत डीएम मनीष कुमार, हाईवे रोडवेज सिटी सेंटर और निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। तो वहीं खटीमा में वन विकास निगम की नीलामी पर उठे सवाल। 21,000 में खरीदा शीशम का पेड़, कथित फर्जीवाड़े से काटकर ले जाने का आरोप। व्यापारी ने एसडीएम से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे दशा, 7 अगस्त तक मौसम खराब। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत युवाओं को संबोधित किया और इस दौरान देहरादून के निजी कॉलेजों की 250 छात्राएं लाइव कार्यक्रम से जुड़े और उनके विचारों को सुना। माय भारत देहरादून और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संदेश दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो एनजीओज हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा पूरे सप्ताह और हर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया जाएगा। मानसून के दौरान पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी ने आश्वस्त किया है कि मौजूदा समय में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में रास्ता अवरुद्ध होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कंटीजेंसी मैकेनिज्म लागू किया गया है और इसके तहत सड़क बंद होने की स्थिति में दोनों तरफ वाहनों के माध्यम से दवाओं का परिवहन किया जा रहा है। और इसके अलावा महानिदेशक डीजी कार्यालय के स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि आवश्यकता पड़ी तो श्रमिकों के माध्यम से भी पैदल मार्ग से अस्पतालों तक दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाए जाएंगे ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा दिक्कत पर्वतीय जनपदों में आती हैं और दवाइयों के लिए फिलहाल अभी हमारे जो स्टॉक हैं पर्याप्त उपलब्ध हैं और जहाँ जहाँ अवरुद्ध होता है वहाँ पे हम कंटिजेंसी मैकेनिज्म लगाते हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों के माध्यम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डीजी ऑफिस से भी निर्देश हैं जहाँ पे कहीं लेबर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आवश्यक दवाइयों को, उपकरणों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी ने विशेष गैन पुनरीक्षण अभियान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपा है। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की विधानसभावार और मतदान केंद्रवार सूची सार्वजनिक करने और जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और कम समय मिलने के कारण कई लोग आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं करा पा रहे हैं। पार्टी ने प्रशासन से प्रत्येक पात्र मतदाता के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने और निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के हित में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को
महानगर कॉमर्स कमेटी देहरादून के माध्यम से सभी साथियों के द्वारा आज एक हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है और उसमें हम लोगों ने बताया है कि टोटल देहरादून में जो है 5 लाख के आसपास नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से, जो नोटिस सर्व किए जा रहे हैं इसमें लगभग 4 लाख के आसपास डाटा वो है जो उसमें एनोमली के जो नोटिस हैं और बाकी है अनमेरिड वाले। तो हमने डिमांड की है, मांग की है कि इन सभी के नोटिस की एक सूची जो है विधानसभा वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज हमें उपलब्ध कराई जाए और जो इसमें समय सीमा दे रखी है अपील के लिए, तो समय सीमा को बढ़ाया जाए। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला चिकित्सालय से रोडवेज स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग, पेयजल पाइपलाइन, नालियों, सिटी सेंटर और सफाई व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को सभी कार्य तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शराब की दुकान का भी निरीक्षण किया और संचालक को सख्त हिदायत दी कि कानून दुकान के आसपास किसी भी व्यक्ति को शराब का सेवन न करने दिया जाए। इसके बाद रोडवेज के लिए प्रस्तावित सिटी सेंटर का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की विधानसभा में करीब 32,000 और पिरान कलियर विधानसभा में लगभग 44,000 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने बताया है कि जिन मामलों में नाम, उम्र, माता पिता के विवरण, स्पेलिंग, सरनेम, जाति सूचक शब्द, जुड़वा बच्चों की प्रविष्टियां, पारिवारिक मैपिंग में विसंगतियां मिली हैं, केवल उन्हीं मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित मतदाता निर्धारित 11 वैध दस्तावेजों में से किसी एक को अपने बीएलओ के पास जमा कर सत्यापन कराएं। सत्यापन के बाद सभी त्रुटियों का सुधार कर दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की है और समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जैसे आप सभी अवगत है, हमारा SIR चल रहा है। उसमें से पहला चरण था एनुमरेशन फेज, कहाँ पर हमारे सभी मतदाताओं से हमने फॉर्म भरा दिया था। तो उसके बेसिस पर हमने फॉर्म डिजिटाइज करने के बाद उसमें 2 तरीके से नोटिस सभी करीबन हमारे रुड़की में 30% एनोमलीज प्लस 5% ये करीबन 35%, कई जगह पे 40% लोगों को नोटिस BLO के द्वारा वितरित की गया है। उसमें 2 तरीके हैं। एक तो किस किस को 2003 का सूची नहीं मिला था, उनको 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज AERO द्वारा डिसाइडेड डेट पे अपना दस्तावेज के साथ इनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें 11 दस्तावेज में आपका पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड, पासपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका परिवार रजिस्टर का नकल है। ऐसा कई चीजें हैं। 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपना आय अनुसार देना पड़ेगा अपने AERO को। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सस्ती दरों पर MBBS और PG की पढ़ाई करने के बाद बॉन्ड तोड़कर पहाड़ों में सेवा देने से बचने वाले डॉक्टरों पर सरकार अब जो है सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। कैबिनेट में ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़े डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में कम से कम 3 साल सेवा देनी होगी और इसके बाद उन्हें PG कोर्स के लिए सरकार की NOC मिलेगी। वहीं पिछले 3 वर्षों में बॉन्ड तोड़ने वाले करीब 200 डॉक्टरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी की जा चुकी है। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच बॉन्ड तोड़कर गायब होने वाले डॉक्टर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। अकेले राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से बॉन्ड भरने वाले 69 डॉक्टरों के खिलाफ RC जारी की गई है। इनमें 43 MBBS और 28 PG विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। कॉलेज अब इनके खिलाफ कानूनी नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रहा है। हमारे प्रदेश में जो बच्चे हैं MBBS वाले डॉक्टर्स भी आते हैं, तो पहले तो हमारे वहाँ जो है ज्वाइनिंग करेंगे, फिर PG के लिए चले जाते हैं। धरातल में तो हमारे जो है वो शॉर्टेज रहती ही रहती है और पेपरों में वो डॉक्टर हमारे रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से हाथ पे लेते हैं तो पेपर में वो ऑन रिकॉर्ड में रहेंगे कि यहाँ डॉक्टर हैं, लेकिन वैसे वो नहीं रहे, मतलब PG करने चले जाते हैं। एक तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर डॉक्टर करता है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एब्सेंट, लंबे समय तक एब्सेंट होते हैं और उनकी सूचना हम जिलोवार हर महीने वैसे कहते हैं कि हमें सूचना दें।
तो जिलों से जो 3 महीने से ज़्यादा है या कोई अगर मतलब किसी ने ऐसा कोई मेडिकल वगैरह या और नहीं लिया है, कोई छुट्टी नहीं लिया है और बिना बताए एब्सकॉन्ड हो गया, तो उसकी सूचना हम लोग लेते हैं। और काफ़ी हम लोगों ने इधर जो है 70 के अराउंड जो है आरसी काटी है इस अभी कुछ समय पहले। उससे पहले भी 50-60 की जो आरसी कट चुकी है, हालांकि काफ़ी लोग कोर्ट में भी इसमें गए हैं। तो ये प्रावधान है, हमारे 2021 की पॉलिसी है। लालकुआ के परमा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ग्रामीण ने अपने घर की अंडरग्राउंड पानी की टंकी का ढक्कन खोला तो उसमें 5 जहरीले सांप दिखाई दिए। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। हल्दूचौड़ के परमा गांव निवासी शनिवार को अपने घर की अंडरग्राउंड पानी की टंकी की सफाई करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टंकी का ढक्कन खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। टंकी के पानी में एक बड़ा जहरीला सांप और उसके 4 बच्चे तैरते हुए दिखाई दिए। लोगों को बरसात के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने संकल्प परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत फिलहाल टालने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया है कि पहले चरण में पार्टी ने प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों तक पहुंच बनाकर उन्हें यात्रा से जोड़ा था। दूसरे चरण की शुरुआत 2 अगस्त से प्रस्तावित थी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। प्रीतम सिंह ने बताया कि अब कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 8 अगस्त से शुरू होगा और इसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचेंगे। हमने प्रदेश के अंदर संकल्प परिवर्तन यात्रा संचालित की। फर्स्ट फेज में हमने प्रदेश की 10 जनपदों को इसमें सम्मिलित किया था और हमें 2 अगस्त से हम इस यात्रा को फिर से प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के बाद हम 10 तारीख के बाद फिर ये निर्धारित करेंगे कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हम किन किन तिथियों में इस संकल्प यात्रा को ले जाने का काम करेंगे। तो चलिए वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रुड़की के नारसन बॉर्डर से कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। पुलिस ने 12 फीट ऊंची कांवड़ और डीजे वाहनों को रोककर उनके संचालकों को आवश्यक सुरक्षा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले और न होने के कारण इन डीजे वाहनों को नारसन बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि किसी भी शिव भक्त के साथ कोई अप्रिय हादसा ना हो। इसमें जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरसेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं, तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया है। व्यापारी सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि नीलामी में खरीदा गया उनका पेड़ विभागीय मिलीभगत से कथित रूप से काटकर दूसरे व्यक्ति द्वारा उठा लिया गया। मामले में उन्होंने उपजिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिव कॉलोनी खटीमा निवासी लक्की टिम्बर फर्म के संचालक सचिन ग्रोवर के अनुसार उन्होंने 11 जून 2024 को उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी से सूखा शीशम का एक पेड़ 21,000 रुपए में खरीदा था। उनका कहना है कि उन्होंने निर्धारित
समय पर जमानत राशि और 15 जुलाई 2026 को पूरी बकाया धनराशि को जमा कर दिया था, लेकिन 17 जुलाई को उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित पेड़ को 3 जुलाई को कथित रूप से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से दूसरी टाल पर पहुंचा दिया गया है। वन विकास निगम के DLM विशन लाल आर्य ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आबिद टिम्बर द्वारा धोखे से पेड़ काटकर ले जाने की बात सामने आई है। आबिद टिम्बर के स्वामी से इस संबंध में पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा नीलामी में जो है वो टिम्बर खरीदी गई थी और उनको जो है वो अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराई गई है और वहाँ से जो मौका है वहाँ से काट दी गई है। इस संबंध में वन निगम और वन विभाग दोनों की कार्रवाई के लिए जो है वो निर्देशित किया है। मैंने ये पेड़ 21,000 रुपये में शीशम का सूखा वृक्ष जो ये खड़ा है, यहाँ पे वो वृक्ष था, वो मैंने 21,000 रुपये में खरीदा था। और जब मैं इस पेड़ के पैसे जमा करने के उपरांत इस लाट को पातन करने के लिए नियमानुसार आया तो मैंने ये देखा ये पेड़ कोई तस्कर पहले ही काट के ले गया। अब मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा ये पेड़ कौन काट के ले गया, कैसे काट के ले गया। अब मैंने कल SDM साहब को भी ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि उस तस्कर को ढूंढा जाए और उसके खिलाफ वैधानिक विधि की सम्मत कार्रवाई की जाए। मैंने उसमें जांच कराई, अपने अनुवादाधिकारी से स्पष्टीकरण किया और उनको भेजा वहाँ मौके पर। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसी के बगल में एक 249 नंबर की लॉट थी जो कि आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। जब वो उसका पातन कर रहे थे तो उसी के बगल में उन्होंने बाई मिस्टेक उसको काट दिया। उसके बाद फिर हमने आबिद टिम्बर से भी पूछताछ की और उन्होंने भी हमें बताया कि हमारी गलती से हमने ये लॉट कटी हुई है और इसमें जो भी माना या जो भी होगा हमें मान्य होगा। उसके बाद हमने एक लेटर के माध्यम से उनको आने वाले हमारे नीलाम में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है आबिद टिम्बर को, और वो जो उनके द्वारा प्रकाश से वहां से ले जाया गया उसको हमने जब्त करके अपने खटीमा डिपो में सुरक्षित रख दिया गया है। और उस जिनके द्वारा ये खरीदी गई है गुरोवर जी के द्वारा, उनको एक लेटर जारी किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस अपनी प्रकाश को वहां से हमारे डिपो से। देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की कई वारदातों को खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं बरामद अन्य वाहनों के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। इसके पश्चात जब CCTV कैमरास देखे गए तो जहाँ से स्कूटी उठाई गई थी वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति लिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुंची तो इसे चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में भी चोरी करता रहा है और इसके पास काफ़ी स्कूटी और बाइक्स है जो इसने बरामद करवाई है, जो मालदेवता के जंगलों में ले जाकर छुपा देता था। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे एक कांवड़िए से मंगलौर में मारपीट और उसकी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। घटना गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास हुई है, जहां कार की टक्कर एक कांवड़ से हो गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक एक कार में कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहा था। इसी दौरान कार की टक्कर एक कांवड़ से हो गई, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप की समिति स्थित लीगर किला नाम से स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में भीषण आग लगने के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान को बचाया। घटना की जानकारी दुकान मालिक को और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की यूनिट पहुंची। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जैसी आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, हम अपनी पूरे यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो एक एसी पे आग लगी थी, जिसके कारण पूरे शॉप में धुआं हो गया था और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी धुएं को निकालने के लिए। और आग वैसे ज़्यादा नहीं थी, जिसे हमने तुरंत ही कंट्रोल कर लिया था। एसी में होने के कारण आग ज़्यादा फैल नहीं पाई और जिसे फायर यूनिट ने काफ़ी मशक्क़त करके और अच्छे से और काफ़ी सॉल्वेज करके जिससे कि उनकी लिक्वर्क में कोई भी नुकसान ना हो, इस तरीके से काम करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी यूनिट ने आग को काबू में पाया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब पहाड़ी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। चक्राता के जुड्डो लखवाड़ मार्ग पर भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। लगातार बारिश के चलते चक्राता के जुड्डो लखवाड़ मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरी। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। सड़क बंद होने के बावजूद स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर मलबे के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कई लोग अपने दोपहिया वाहनों को धक्का देकर कीचड़ और पत्थरों के बीच किसी तरीके से सड़क पार करते हुए नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन और मलबा आने से राज्य भर में 135 सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों को जल्द खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीमें युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार राज्य में फिलहाल 135 सड़कें बंद हैं। इनमें 104 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 31 सड़कें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से मलबा गिर रहा है। इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है, उसमें भी 135 सड़कें इस समय बंद हैं। इसमें से 104 सड़कें जो हैं वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें, उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद। अगर मैं बात करूँ जजरेट की, सीरो बगड़ की, ये ऐसे लोकेशंस हमारे हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं कि जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर कोई भी बारिश होगी तो गिरेगा, तो वहाँ पर हमारी सारी मशीनें ऑलरेडी स्टेशन रहती हैं। इसके अलावा कोई अगर नई जगह कोई स्लिप हो जाता है तो 25-30 किलोमीटर दायरे में हमारी सारी जीसीबीज हैं, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो चलिए अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।